हेलो, मैं डॉक्टर चेतना टिकीवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर ड्राइंग एंड पेंटिंग, एसएमबी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज। हम अध्ययन कर रहे थे अरस्तु का। अरस्तु जो कि ग्रीक दार्शनिक थे और प्लेटो के शिष्य थे। अरस्तु ने अपनी कला को पुनः प्रस्तुतिकरण कहा है। आज हम अध्ययन करेंगे उनका अनुकरण के सिद्धांत का। अरस्तु ने अनुकरण का अर्थ प्लेटो से भिन्न लिया है। प्लेटो कलाओं को सत्य का अनुकरण मानते थे, जबकि अरस्तु ने कहा है कि अनुकरण का अर्थ केवल बाह्य प्रकृति का अनुकरण नहीं होकर इसके अंतर्गत मानव की अंतः प्रक्रियाओं का भी अध्ययन वो करता है। अरस्तु के अनुसार काव्य कला का उद्भव मानव प्रकृति की मौलिक प्रवृत्तियों का परिणाम है। अनुकरण की प्रक्रिया में आनंद की अनुभूति होती है। इस आधार पर हम घृणित वस्तुओं को भी हम कला के माध्यम से प्रस्तुत करके सुंदरता की श्रेणी में लाके रख देते हैं। हम घृणित वस्तुओं को यथार्थ जगत में देखते हैं, लेकिन वे अनुकृति की क्रिया से चित्र रूप में प्रस्तुत होकर आनंदप्रद हो जाती है। आनंद एक प्रकार की पहचान भी है। इसमें सादृश्य का महत्वपूर्ण स्थान है। यह चित्र गाय, शेर, कुर्सी, टेबल, सोफा सेट किसका है, इसका बोध हमें सादृश्य द्वारा ही होता है। यदि कलाकार ने जिस किसी कृति की रचना की है, अगर दर्शक उसको सही पहचान जाए तो हम मानते हैं कि सादृश्य सही है और वह उससे आनंद ले पाता है। अर्थात कलाकार ने जिस रूप का निर्माण किया है, यदि दर्शक पहचान पाता है तो वह उसके लिए आनंदप्रद हो जाता है। अनुकृति मात्र अनुकरण न होकर रचनात्मक दृष्टि की विशेष क्रिया है। अनुकरण का विषय प्रकृति या बाह्य जीवन का अनुकरण ही नहीं, वरन अंतरंग रूप भी इसमें शामिल है, जिसमें अनुभूति, विचार व कल्पना आते हैं। इस प्रकार अनुकरण के मुख्य सिद्धांत में अंतरंग पक्ष मानव का है, अर्थात मानव कर्ता और भोक्ता दोनों हैं। मानवकर्ता यानी कि जो कलाकार है, जिसने जिस पेंटिंग की, जिसकी कृति की रचना की, वो भोक्ता भी मानव ही है, यानी कि जो दर्शक है वो भोक्ता है। इस प्रकार अरस्तु के अनुसार कला जीवन की प्रतिलिपि मात्र है, यथार्थ की अनुकृति मात्र नहीं। इस प्रकार कला में सुंदर व काल्पनिक जीवन भी निहित होता है और अरस्तु ने कल्पना को अधिक महत्व दिया है। जहाँ प्लेटो कहते हैं कि कलाकार प्रकृति का अनुकरण करते हैं, लेकिन यहाँ अरस्तु का मानना है कि कलाकार प्रकृति को तो देख तो रहा है, लेकिन वो उसमें गहराई में उतरकर और इसके साथ ही अपने आंतरिक भावों को भी उसके साथ जोड़कर पुनः प्रस्तुत करता है। वो उन्होंने अनुकरण माना है। इन्होंने बताया, प्लेटो ने जहाँ उपयोगी कलाओं को प्रथम स्थान दिया, वहीं अरस्तु ने अनुकरणात्मक कलाओं को प्रथम स्थान पर रखा है और उपयोगी कलाओं को उन्होंने द्वितीय स्थान पर रखा है। अरस्तु ने कहा है, उपयोगी कला बाह्य प्रकृति का अंकन करती है, वह प्रकृति का रचनात्मक अनुकरण नहीं करती है। इसलिए अरस्तु ने नाटक को श्रेष्ठ माना है और कहा है कि कलाकार प्रकृति का अनुकरण नहीं करके उसके अंतर्गत अपने आंतरिक भावों को भी अभिव्यक्त करता है। अगर कलाकार बाह्य प्रकृति का या बाह्य ईश्वर द्वारा प्रदत्त जो चीजें हैं उनका अध्ययन करता है, तो शिल्प कला या उपयोगी कला के अंतर्गत आता है। फिर हम आते हैं अरस्तु के अनुसार कलाओं का वर्गीकरण। तो अरस्तु जो है, उन्होंने सबसे पहले विषय वस्तु को रखा है। विषय वस्तु के आधार पर उन्होंने माना कि कला के दो प्रकार हैं, एक उपयोगी कला और दूसरा ललित कला। अरस्तु का मानना है
जब अनुकरण बाह्य वस्तु का होता है तो वह उपयोगी कला की श्रेणी में आता है। वो शिल्प है और इसमें उन्होंने बढ़ई और वास्तुकार को रखा है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि जिसमें मनोभावों का व आंतरिक अनुभूति का अनुकरण होता है वही कला है। जैसे संगीत कला, चित्रकला, नाटक कला और काव्य कला। इसमें इन्होंने नाटक को श्रेष्ठ माना है और नाटक में भी उन्होंने त्रासदी को ही सर्वश्रेष्ठ नाटक की श्रेणी में माना है, क्योंकि इसमें वास्तविक पात्र के हाव भाव स्पष्ट व्यक्त होते हैं। अरस्तु का मानना था कि अनुकरण जितना सूक्ष्म होगा कला भी उतनी ही उत्कृष्ट होगी। उन्होंने बताया कि सभी कलाएं जो हैं वो अनुकरण पर आधारित है और प्लेटो ये भी मानते थे, लेकिन यहाँ अरस्तु ने कहा इसके अंतर्गत मानव अपने भावों को भी अभिव्यक्त करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि उन्होंने कहा कि कला का जीवन से घनिष्ठ संबंध है और कला का मूल अनुकरण व संगीत में है। सभी कलाएं अनुकरणात्मक हैं। संगीत में लय का अनुकरण होता है, इसलिए वस्तुतः अनुकरण काव्य उद्भव का मूल है। अनुकरण से हमें शिक्षा भी प्राप्त होती है, क्योंकि बाल्यकाल से सभी शिक्षाएं अनुकरण पर आधारित होती है। बच्चा जो देखता है, सुनता है, वो उसी का अनुकरण करता है। इस प्रकार अनुकरण जो है वो अरस्तु के अनुसार आनंद भी प्राप्त करता है। इस अनुकरण आनंद की दो विशेषताएं उन्होंने बताई। प्रथम तो ये कि यह सर्वव्यापी होता है और दूसरा इसमें मूल रूप का सादृश्य पाकर, यानी कि कलाकार ने जिस भी वस्तु की रचना की है, जिस रूपाकार की रचना की है, यदि दर्शक उसको सही पहचान कर सादृश्य लेता है तो वह उसका आनंद ले पाता है। अनुकरण द्वारा वास्तविक जीवन में भय और दुख की अनुभूति भी होती है, जिसको हम कृति के माध्यम से, संगीत के माध्यम से, नाटक के माध्यम से वो चीज आनंददायक होती है। इसीलिए उन्होंने कहा है कि कविता का मूल जो है वो भी संगीत है, क्योंकि संगीत आनंद की अनुभूति सहजोद्रेक है, वो क्योंकि उसका संबंध भावना से है। और अरस्तु ने अपने विचारों में जितने भी विचार व्यक्त किए हैं वो नाट्य कला के संदर्भ में ही किए हैं। उन्होंने इसका माध्यम भी बताया, जिसमें उन्होंने बताया कि शब्द, ध्वनि, रंग, लकड़ी, पत्थर ये सब माध्यम है कलाकार के, जो कि वो अपनी रचना में प्रयोग में लेता है। संगीत में लय, ध्वनि व सामंजस्य का माध्यम अपनाया जाता है। काव्य में शब्द का, चित्रकला में रंग का और मूर्तिकला में लकड़ी तथा पत्थर माध्यम होते हैं। लेकिन कुछ कलाएं और भी हैं जिसके अंतर्गत इन सभी का प्रयोग होता है। नाट्य कला में इन सब का एक साथ प्रयोग होने के कारण अरस्तु ने इसे सर्वश्रेष्ठ कला माना है। यदि माध्यम व विषय वस्तु के आधार पर हम वर्गीकरण ना कर पाए तो हम अनुकरण की शैली या विधि के आधार पर उसका वर्गीकरण कर सकते हैं। इस प्रकार अनुकरण के सिद्धांत के माध्यम से उन्होंने कला सृजन की वस्तुनिष्ठ व्याख्या की है। उनका मानना था कि कला न तो केवल यथार्थ का अनुकरण है, न ही भावों का इंद्रजाल है, वह तो प्रतिदिन के जीवन से उठता हुआ सार्वभौमिक सत्य और मानव जीवन को प्रकाशमान करता है और वह नव आदर्श है। इस प्रकार अरस्तु ने अपने अनुकरण के सिद्धांत की व्याख्या की। अब हम अध्ययन नेक्स्ट में करेंगे अरस्तु के नाटक सिद्धांत का। थैंक यू।